जब मैं भी जामिया में आया था 1999 के दौर में, उस वक्त दौर ज़की साहब का था। उसके बाद ग्रेजुएशन करके बीएड करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। तो जब उधर का माहौल देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू का माहौल देखा, तो मुझे ये लगा कि यूनिवर्सिटी का जो एक आइडिया है, एक यूनिवर्सिटी का जो एक फ़लसफ़ा है, कॉन्सेप्ट है, तो ये है कि भाई वहाँ पे जो तलबा हों, असातिज़ा हों या कोई भी हो, एक डिबेट डिस्कशन एक होना चाहिए। क्लासरूम एजुकेशन तक, तालीम तक नहीं मौजूद होनी चाहिए, बल्कि हमको जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं, जो मिल्लत की मसाइल है, जो आवाम की मसाइल है, जो पसमानदा बिरादरी तबक़ात के मसाइल है, वो सारे मसाइल को भी यूनिवर्सिटी में डिस्कस करना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी एक स्पेस है जहाँ से हम सीखते हैं और समाज में जा कर के उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, लागू करते हैं। तो यूनिवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यूनिवर्स यानी आइडिया का पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से वापस जामिया में आया, जवाहरलाल नेहरू स्टडी सेंटर में एमफिल करने के लिए, तो उस वक्त अब देखा तो मुशीर हसन का दौर था। तो हम लोगों ने भी जामिया डिस्कशन फोरम बनाया था। उस वक्त मैं SFI में था, तो जामिया डिस्कशन फोरम बनाया और हम लोगों ने ख़ास तौर से जो जामिया के जो स्टूडेंट्स का इशू है और जो मुसलमानों की इशूज़ हैं, दलितों की इशूज़ हैं, या जो ऐसे इशू जो हमारे मिली मसाइल, हमारे कौमी मसाइल से जुड़ी हुई, उस इशू को हम लोग डिस्कस करते थे। और उस वक्त माहौल काफ़ी लिबरल यूनिवर्सिटी का था और उस वक्त काफ़ी ऐसा जामिया था उस वक्त मुशीर हसन के टाइम में कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग मुशीर हसन के टाइम में जानते थे कि जामिया के अंदर में काफ़ी डिबेट और डिस्कशन काफ़ी चल रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे। जो है इवन जेएनयू वालों का और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का भी मतलब हालत ख़राब हो जाता कि जामिया में ये प्रोफेसर आ रहे हैं, नॉम चॉम्स्की आ रहे हैं, एडवर्ड सईद आ रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जामिया एक सेंटर ऑफ हायर स्टडीज़ का जो एक लर्निंग था, एक सेंटर मरकज़ बन गया था और आलमी सतह पे उसका एक शनाख्त बन गया था। तो उस समय हम लोगों ने एक जामिया संवाद बनाया था स्टूडेंट्स को करके। तो उसको लेकर के उस वक्त क्या था कि बहुत आसानी से आज आपको जो है वेन्यू नहीं मिल पा रहा है, उसको आसानी से हॉल या कोई भी हम लोग वेन्यू आसानी से मुशीर हसन के पास जाते थे और वो आसानी से दे देते थे। अगर हम लोग बताते थे कि इन स्पीकर को और इन लोगों को बुला रहे हैं तो इन उन्वान पे बात करेंगे, तो खुद कहते थे कि हम लोग कहते थे कि सर आप खुद आइए, वो खुद भी आते थे। तो वो माहौल था, उस माहौल में हमने जामिया में काम किया और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिबेट डिस्कशन हम लोग किए। उसके बाद इलेक्शंस भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि उस लीगेसी को आज जौहर स्टडी सर्किल या और भी तलबा तंजीम अगर उसको बढ़ा रही है तो एक बहुत ही खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, जो गुफ्तगू हैं, ये आगे बढ़नी चाहिए ताकि जो आने वाले जनरेशन है जामिया के अंदर में वो जाने कि भाई जामिया के अंदर में कौन कौन से ग्रुप है काम करते हैं, उनके क्या मकासद है और जाने कि जामिया का यूनिवर्सिटी का आइडिया क्या है और फ़लसफ़ा क्या है। तो सबसे पहले हम तमाम इस चीज़ों के लिए आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव लिए। देखिए बहुत तवील गुफ्तगू में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर के हमारे 18 मुग़ल इंडिया के ख़ात्मे के बाद, उस पर डिबेट में नहीं जाएंगे कि मुग़ल इंडिया का ख़ात्मा किस वजह से हुआ, क्या वजूहात रहे, सवाल के क्या वजूहात रहे, पस्ती के क्या वजूहात रहे। तरह तरह के लोगों ने ख्याल दिया, हिस्टोरियंस ने, मौरखीन ने, उलमा ने और आपका इस्लामिक स्कॉलर्स ने, सब लोगों ने अपने अपने राय अमल रखी। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जो मुग़ल इंडिया था उसमें जो इस्लामिक जो रूह था वो नहीं था, वो एक तरीके से राजा किंगशिप चल रहा था, अरिस्टोक्रेटिक रूल था। कुछ बादशाह को छोड़ करके जैसे औरंगजेब थे या इस तरह के बाज़ लोग आए। हिस्टोरियंस लोगों का कहना था कि भाई मुग़ल इंडिया के लोग जो है, जो आवाम थी उनका खिदमत करना बंद कर दिए थे और आवाम को ही एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, मिडिल क्लास प्रॉस्परस हो गया और हिंदू मिडिल क्लास जब प्रॉस्परस हो गया तो वो सक्सेसिव स्टेट बना लिया अपना, जो है राइज ऑफ मराठा, राइज ऑफ आपका दक्कन, ये सब मतलब सारी चीज़ें हुई और जिसके वजह से मुग़ल इंडिया का एक डिक्लाइन, खात्मा तो किसी चीज़ का होता नहीं है, एक मुग़ल इंडिया मतलब कि जो जवाल है की तरफ बढ़ गया जो है। लेकिन 1857 के बाद बातें शुरू होती है, वहीं से मैं अब बात आप तक गुफ्तगू शुरू करूँगा कि 1857 के बाद जब मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया
और काफ़ी नुकसानात हुए मुसलमानों के लिए। तो अब उसमें डिबेट शुरू हुआ हमारे 18वीं सेंचुरी में, जिसे डिबेट कहा जाता है, और मुस्लिम आलमी बहुत लोगों ने इस डिबेट में हिस्सा है कि 18वीं सेंचुरी को हम क्या कहेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी में मुसलमानों को रेनेसा का वक्त भी कहा जा सकता है, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में जितना डिबेट हुए हिंदुस्तानी इस बरसगीर के मुसलमानों में, शायद ही मतलब किसी जगह डिबेट हुआ होगा कि क्या रास्ते होंगे। 18वीं सेंचुरी में उलमा ने भी अपना डिबेट में शामिल हुए। मुस्लिम जो मॉडर्निस्ट थे, जो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में और जगहों से आकर के यहाँ पे आए और इदारे बनाए, उन लोगों ने भी सोचा कि क्या किया जाए। उसके बाद आपका जो लिबरल स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, वो भी सोचे। तो उस सिलसिले में बहुत सारे तंजीम अमल में आई है। सबसे पहला जो तंजीम हमारे सामने आई है वो है दारुल उलूम देवबंद। तो हम तो सारे जो हमारे तो फोकस जामिया है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का क्या मकसद था? उन लोगों ने यही कहा, बरबरा मेटकाफ ने लिखा है किताब, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देवबंद का क़याम इसीलिए हुआ कि उन लोगों ने कहा कि भाई हमको दीन का हिफाजत करना है और मगरिबियत जो तहजीब है, जो कल्चर है, रहना है और दीन की हिफाजत हमें करना है, और हमें जो इस्लामिक लिटरेचर है उसको महफूज करना है। ये उनका मकसद रहा। कहीं ना कहीं वो इस मकसद से आगे बढ़े। लेकिन आगे चल करके सर सैयद अहमद खान उसमें आते हैं इस डिबेट में कि पूरी दुनिया, यूरोप, साइंसी उलूम, समाजी उलूम, आपको हर तरह के उलूम में और फनून में आगे बढ़ रही है, और हिंदुस्तान में बरसगीर में मुसलमान कोई लाहे अमल नहीं कर रहे हैं। तो 1857 के बाद जब मुसलमानों की हालात काफ़ी जर्जर हो गई थी, तो उसमें सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि नहीं, हमें अपनी पसमानदगी को दूर करने के लिए हमें गौर फिक्र करना चाहिए। तो उनका ये हुआ कि पसमानदगी को दूर करने के लिए हमें तालीमी और समाजी इस्लाह के रास्ते पे जाना पड़ेगा। उन्होंने सियासत को मरकज़ नहीं बनाया, सियासत में ये नहीं किया, और उसका एक खास हिस्टोरिकल पस मंजर किया क्यों सियासत में मुसलमानों को कहे कि भी सियासत में नहीं जाना है। तो उन्होंने अलीगढ़ एमओ कॉलेज का क़याम होता है 1875 ईस्वी में। उस डेट अगर भूल जाएगा तो उसके लिए ये कीजिएगा, लेकिन 1875 एमओ कॉलेज का क़याम हुआ। तो उन्होंने मकसद यही रखा कि भाई हमें जो अंग्रेज़ी तालीम है, अगर बुनियादी में 2-3 उसको समझने की कोशिश करें तो अंग्रेज़ी तालीम हमें लेना होगा, और वो अंग्रेजी तालीम लेना कुफ्र नहीं है। बात एकदम बिल्कुल मुझे भी लग रहा है सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त सही सोचा, और इस्लामिक स्पिरिट के साथ में ये भी बात उन्होंने कहा। और लेकिन जो उन्होंने इस्लाम के ऊपर जो बातचीत किया और उसमें गौर व किया, उस पर कुछ उलमा लोगों का इख्तलाफात है जिस पर हम नहीं जाएंगे, और हमारा आज के जो मौजू है वो ये भी नहीं है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो उसके पीछे सबसे ये था कि हम तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे और सियासी बेदारी लाएंगे, समाजी बेदारी लाएंगे, और लोगों के अंदर में एक शऊर हम जिंदा करेंगे, और एक तहजीब हम जिंदा करेंगे। जो अखलाक, जो इस्लामी अखलाक है उसको हम लाएंगे और ये करेंगे। और वो अंग्रेज़ी तालीम को जो पहले जो देवबंद ने या और फोकस नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ी तालीम को उनको फोकस करना होगा। अब ये हुआ कि ये बात आगे बढ़ी, लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि जामिया का अमल कैसे आया और जामिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस पर काफ़ी किताबें भी रेयर सेक्शन में है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर के कि व्हाट इज़ जामिया, व्हाई डू नीड जामिया। बहुत डिस्कशन हुआ उलमा लोगों के बीच में भी और हमारे स्कॉलर्स के बीच में भी। लेकिन बहस के पीछे मुझे जहाँ तक से लग रहा है, बहुत ज़्यादा तक मैंने इसमें मुताला नहीं किया है, लेकिन बहस के पीछे ये लगा कि इस्लाम के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे जो है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और मैं उस थियोलॉजी में उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, इस्लामियात में उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। लेकिन उसमें यह हुआ कि मुसलमानों को सिर्फ तालीमी पसमानदगी को ही दूर करने के लिए सोचना चाहिए, या मुसलमानों की जो अपने हिस्टोरिकल लिगेसी है, अपनी तहजीब है, अपना कल्चर है और अपनी सकाफत है, और जो मुल्क की सियासत है उसमें भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस पे डिबेट हुआ, और कुछ लोगों ने वहीं अलीगढ़ मुस्लिम अंग्रेजी सीख लें, हम स्किल सीख लें, और हम अपनी तहजीब को, अपनी विरासत को और अपनी मुल्क में जो तामीर और तरक्की का काम है उससे हम अलग हो जाएं। तो ये एक ग्रुप अलग हुआ वहीं पे, और बाद में ये लोग
वहाँ पे इन लोगों को बाद में गांधी जी ने बहुत ही सपोर्ट किया, एक ग्रुप को जो है, जो ग्रुप वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनी, और वहाँ से आ गए वो टेंट में वहाँ पे जो है, और वहाँ पे वो लोगों ने मीटिंग की, और उसके बाद वहाँ पे ये लोगों ने बाकायदे जामिया फाउंडेशन जो है अमल में आता है, जो है वहाँ पे उन लोगों ने जामिया का फाउंडेशन अमल किया। और एक चिट्ठी जो हमको नहीं मिली है, वो एक चिट्ठी, वो खत लिखे हैं मोहम्मदुल हसन साहब, जिनका जामिया में बिल्डिंग के नाम से भी जामिया स्कूल का गेट बना हुआ है। उन्होंने यही कहा क्या मकसद होना चाहिए जामिया का जो है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जामिया का मकसद यही होना चाहिए कि हम एक ऐसा तालिब इल्म पैदा करें, हम एक ऐसे लोगों को पैदा करें जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया को, मुसलमानों को भी ज़रूरत को समझे और ये करे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जामिया के क़याम के पीछे एक बैनुल अक़वामी सतह के सोच उन्होंने किया, और शायद उन्होंने पर्चा वो पढ़ नहीं पाए, और उस टाइम में, उस मीटिंग में, लेकिन उस पर्चा में यही बातें लिखी हुई थी जो है। अब मामला ये हुआ कि भाई जामिया का जब ये मकसद जब तय किया गया, अब ये समझना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम सर सैयद अहमद खान के जो डिस्कोर्स था और जो जामिया के जो बानियान थे, उनके जो डिस्कोर्स था मुस्लिम क्वेश्चन को लेकर के, वो क्या था, जो उसमें क्या कुछ तो जो सिमिलरिटी थी। दोनों का मकसद था कि हम इस्लामिक तरीके से हम मगरिबियत तालीम को तो देंगे, लेकिन हम इस्लामिक रूप को बचाएंगे। जामिया का भी मकसद ये था कि हमको तालीम, लेकिन तो उसने अंग्रेजी शिक्षा का मकसद बता दिया कि भाई हमें हिंदुस्तान के अंदर में वही ऐसे लोग फर्द चाहिए जो सोचने में, ख्याल में अंग्रेजियत के मगरिबियत सोच के हों, लेकिन रंग में हिंदुस्तानी हो। तो ये भी उन लोगों के ध्यान में था, जामिया के बानियान के ध्यान में था कि भाई जो अंग्रेज के लोग तालीम ले रहे हैं, और जब हम उनसे पैसा लेंगे, जब उनसे हम कर्ज लेंगे, जब उनसे लेकर के यूनिवर्सिटी चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को हमको मानना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को सोच करके जामिया के लोगों ने अलग वहाँ पे हुए, और वहाँ पे 1920 में यूनिवर्सिटी कायम हो गया। जो वहाँ पे जामिया एक तरीके से यूनिवर्सिटी तो नहीं कहेंगे, एक इंस्टीट्यूशन कायम हुआ। जो अब ये जामिया के लोग साथ साथ में मूवमेंट में भी शामिल हुए, तहरीक में शामिल हुए, इंडियन नेशनल तहरीक का जो है। उसके बाद जामिया 1926 में जामिया के पास मामला ये था कि फंड की बहुत ज़्यादा कमी रही, क्योंकि उस वक्त जितने भी लोग थे उनको कहीं से भी फंड नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी सैलरी दे पाएँ। बाद के दिनों में आपको हम आगे बताएंगे कि आखिर की उनको जो 150 रुपये जो सैलरी असातिज़ा को जो तय की गई थी, वह भी सैलरी उनको नहीं मिल पाती थी वक्त से, और वो भी सैलरी वो नहीं ले पाते थे, उठा पाते थे। लेकिन फिर भी वो जामिया की जो फिक्र था, जो मुसलमानों की फिक्र थी, उसकी नुमाइंदगी, उसकी आवाज़ की नुमाइंदगी, मुल्क की आवाज़ की नुमाइंदगी, मिल्लत की आवाज़ की नुमाइंदगी, ये उठाते रहे। जैसा कि जाहिर है कि जामिया का पूरा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया का मतलब तो आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सिटी है। मिलिया का मतलब बहुत तरह तरह के लोग लगाते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या जामिया के लोगों ने लिखा है कि हम कौम के लिए सोचेंगे, जो है नेशनल, एक कौम के लिए सोचेंगे, तालीम जो हम लेंगे वो कौम के लिए सोचेंगे, और उसमें एक इस्लामिक सोच के साथ भी हम चलेंगे। और इस्लामिक जो सोच थी जामिया की, वो सोच एक तरीके से प्रोग्रेसिव सोच थी। जो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इस्लामिक, बहुत सारे लोग जो हमारे समाज में हैं कि इस्लाम को सिर्फ हुकूकुल इबाद तक महदूद रखते हैं, हुकूकुल्लाह तक महदूद रखते हैं, हुकूकुल इबाद तक नहीं रखते हैं। यानी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करना, वो इस्लाम को उस तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जामिया के लोगों ने देखा कि इंसानियत, हम जो कोई भी काम करें वो मुल्क की इंसानियत के लिए काम करें और बैनुल अक़वामी सतह के लिए इंसानियत के लिए काम करें। तो उन लोगों को ये सोच में लगा कि अंग्रेज़ों के साथ हम बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे, और इनकी जो मकासिद है वो मकासिद अलग है, और हमारा जो हिस्टोरिकल लिगेसी है, हमारा जो कल्चरल लिगेसी है, हमारा जो विरासत है, वो सब छूट जाएगा, और उसको हम महफूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में हम नॉलेज को भी महफूज करते हैं, लाइब्रेरी में बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओनली फॉर द गिविंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो प्रिजर्व द नॉलेज और इनरिच द नॉलेज। ये यूनिवर्सिटी का भी मकसद होता है। बहरकैफ तो अब जामिया करोल बाग में आया था 1900। बहुत जल्दी से मैं थोड़ा सा आऊँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग सवाल ज़्यादा करें
और इस गुफ्तगू को हम लोग जैसे कि इनसे बात करता जैद साहब से कि हम अगले सेशन में भी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 1926 में जामिया करोलबाग में आ जाता है, वहाँ पे कुछ तिब्बी कॉलेज मेडिकल कॉलेज कुछ शुरुआत हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदू मुसलमानों की झगड़ा लगा और राइट्स हुआ, बहुत नुकसान हो गया और उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो है फिर, और पैसा भी नहीं था, बार बार जामिया को पैसा कर्ज जो है जो लेना पड़ता था और बहुत टाइम 2-3 बार मीटिंग हुई और फाइनली लोगों ने ये कहा जामिया के बानियान ने कि अब जामिया को बंद कर देना चाहिए। अजमल हकीम साहब का स्टेटमेंट है कि अब जामिया नहीं चल पाएगी, अब जामिया को बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसमें गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा, जब उनको ये बात चला कि जामिया के जो असातिज़ा, ये जामिया के जो लोग हैं वो चला नहीं पा रहे हैं और ये वजह है और ये लोग जामिया को बंद करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको तसनीफ में है कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम लोग फिर से इसको ये करेंगे, और गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि हम भीख मांगेंगे, वर्ड है कि हमको भीख भी मांगना पड़ा तो हम जामिया के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन जामिया बंद नहीं होना चाहिए। तो हौसला बुलंद हुआ और उसी टाइम में 1930s में जो तहरीकें भी चली थी खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स आते हैं और उसमें ये लोग शामिल हो गए और जामिया के स्टूडेंट्स भी जो थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, नॉन कोऑपरेशन के साथ जुड़े हुए थे, और जो भी आपको आवाज़ हिंदुस्तानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आवाज़ जो देती थी वो जामिया उसको आवाज़ को पढ़ करके आगे, क्योंकि जामिया की जो मकासद था कि भाई कि हमको अंग्रेज़ों के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी हमें लड़ना है और जो मगरिबियत जो सोच है उसके साथ लड़ना है। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मगरिबियत के खिलाफ लड़ने का मतलब, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने का मतलब कि उनके सारी चीज़ों को छोड़ देना। नहीं, जो टेक्नोलॉजी, देखिए एक होता है उलूम और एक होता है टेक्नोलॉजी। तो जो उलूम है, जो साइंस है, जो नॉलेज है, उससे उनको परहेज था, क्योंकि उसमें जो उनका कल्चर, उनका सकाफत को वो लोग फरोग दे रहे थे अपने लिटरेचर के थ्रू। लेकिन जो टेक्नोलॉजी था उससे नहीं था, कभी भी टेक्नोलॉजी से मुसलमानों को एतराज़ नहीं रहा। बहुत बात लोग कह देते हैं कि मुसलमान लोग जो है वो जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो आप तालीम दे रहे हैं, जो आपकी तालीम की जो समझदारी है, वो समझदारी इन लोगों की नहीं थी। तालीम की ये समझदारी थी कि भाई कि हम तालीम के साथ साथ हम सकाफत को, कल्चर को, अपने फिलॉसफी को और अपने अवाम की ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। ये हमारा तालीम का विज़न होना चाहिए, यानी कि तालीम का एक ब्रॉड विज़न था उन लोगों का। सिर्फ ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जान जाएं, कंप्यूटर जान जाएं, मोबाइल चलाना जान जाएं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर और मोबाइल के साथ साथ जो फिक्र है उसकी खात्मा न हो, उसका जमूद न हो, फिक्री जमूद से बचें, जो कि बार बार बहुत जो कि अंग्रेजों के अंदर से मकसद था, जो मैकाले माइन्यूट ने साबित कर दिया था कि हमको हिंदुस्तान में क्या करना है, तो वो उससे ये था। तो अब 1936 में जामिया यहाँ पे मुंतकिल हो जाती है और यहाँ पे 610 एकड़ ज़मीन शायद किसी ने दिया, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन दिया और यहाँ जामिया में आ गए। और यहाँ से भी लोगों ने पूरी तरह से जामिया की जो स्कूल बिल्डिंग है, सबसे पहले उस इमारत खड़ी हुई जो आज भी मौजूद है आप लोगों के सामने, और वहाँ पे तमाम जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स के लोग थे, बड़े बड़े जो है, आप मतलब सोचेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या, इस बड़े सगीर में जो जामिया की तारीख है और जामिया की जो विरासत है, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी उसको लेके चल पाती हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग भी, जामिया के तलबा भी, जामिया के इंतज़ामिया भी और जामिया के असातिज़ा भी इसको फैला नहीं पाते हैं, और हम अपोलोजेटिक मोड में आ जाते हैं, बचाने के मूड में आ जाते हैं जामिया को, कि भाई जामिया टेररिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे टेररिस्ट नहीं पढ़ते हैं। जो बीजेपी बार बार अटैक करती है कि जामिया के अंदर एक मदरसा है और यहाँ पे दहशतगर्दी या आपको शिद्दत पसंदी की जहन के लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनको ये तारीख या हिंदुस्तानियों को वो तारीख शायद मालूम नहीं है कि कितना जामिया एक तारीखी यूनिवर्सिटी है जो कि और यूनिवर्सिटी को हासिल नहीं है।
जामिया के अंदर में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपको सरोजिनी नायडू से लेकर के तमाम लोग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, मौलाना आजाद से लेकर के सब लोग मीटिंग करते थे। यही जामिया की स्कूल के अंदर में आप जाएंगे तो जो है, और ये सारे दस्तावेज जामिया के लाइब्रेरी में रेयर सेक्शंस में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ पे कैसे ये किया जाए, स्ट्रैटेजी बनाया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सारी चीज़ों पे बात होती थी और जामिया के लिए होती थी। और इस तरह से जिस तरह से नेशनल मूवमेंट तेज हुआ, जामिया के जो बानियान थे या जामिया के जो लोग ये थे, उनका भी एक हौसला बुलंद हुआ, क्योंकि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सारे लोग ने जामिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जामिया एक तरीके से नेशनलिस्ट जो कॉज था उसको फुलफिल कर रही थी। दूसरी बात है कि सबसे कि एक तो ये है कि निसाब को लेकर के बहुत डिस्कशन हुआ, और मैं बता दूं आपको कि जामिया मिल्ला इस्लामिया ही हिंदुस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें नई तालीम, यानी एक तो शांति निकेतन में जो आपको टैगोर ने जो बनाया था, और एक जामिया जो अमल में आई थी, यहाँ पे डिबेट हुआ कि हमको किस तरह का निसाब तलबा के अंदर में पढ़ाना चाहिए, हमको किस तरह का निसाब हिंदुस्तानी समाज के तामीर और तरक्की के लिए ज़रूरत है, और हम किस तरह के निसाब को पढ़ाएं यहाँ पे, जिससे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो मुश्तरका तहजीब है, याद रखिएगा कंपोजिट नेशनलिज्म, इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट है। उस वक्त वो डिबेट में इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग थे कि ये कहते थे कि भाई इसमें उस वक्त जो डिबेट 1940 1930 में है, जिन्ना ने भी डिबेट एक चलाए हैं, एक डिबेट मौलाना मौदूदी ने भी चलाए। जिन्ना का फाइनली भाई ये हुआ कि हमको नेशनलिस्ट कंट्री चाहिए, यानी मुस्लिम नेशनलिस्ट स्टेट चाहिए, या अदर वर्ड कि मुस्लिम स्टेट चाहिए। लेकिन जामिया के लोगों ने कहा, इनका ये था कि नहीं, हमें कंपोजिट कल्चर, हमें मुत्तहदा कौमियत, जो गंगा जमुना की तहजीब से कौमियत निकलती है, उस कौमियत को लेकर के चलना है, न कि हमें एक अलग मुल्क और एक अलग ये बनाने की जरूरत है। और इस्लाम में बहुत डिबेट उस वक्त हुआ वतन को लेकर के, मिल्लत को लेकर के, और आपका उम्मा को लेकर के। फाइनली ये हुआ कि जामिया के लोगों ने, और इसमें जामिया की जो क़याम है, इससे देवबंद के लोग और आपके नदवा के लोग, वो लोग भी इसके पीछे जामिया को बनाने में उन लोगों का भी, उलमा लोगों का भी काफ़ी किरदार रहा है शुरू में, ख़ास तौर से जो है क्योंकि उलमा लोगों का इसलिए किरदार रहा क्योंकि उलमा लोगों की ये समझदारी थी कि जो मग़रिबियत जो तालीम है, जो सर सैयद अहमद खान दे रहे, मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ साथ उनकी तहजीब भी आएगी, उसके साथ साथ उनकी सोच भी आएगी हमारे यहाँ। वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारी एक तवील लंबी एक हमारे पास जो है तजर्बा है, और इस्लाम के पास एक बैलेंस एक सोच है जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती है। आपको नदवा बहुत सारी इस पर किताबें भी उलमा लोगों ने लिखा है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, और इस्लाम और दुनिया के बीच में मुहासबा किया गया कि अगर इस्लाम और मुसलमान अगर इमामत नहीं करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों की ज़वाल नहीं है, ये पूरी इंसानियत की ज़वाल है, क्योंकि जो इस्लाम की सोच है, वो सोच पूरी इंसानियत के लिए बेहतर सोच है, क्योंकि उसमें बैलेंस है मामला। बैलेंस का मतलब है कि हमको दीनी उलूम और दुनियावी उलूम, असली तालीम और आपको दीनी तालीम दोनों लेकर के चलना है, और एक बैलेंस बनाना है। स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड आप कह सकते हैं कि वर्ल्डली एजुकेशन, दोनों को बैलेंस बना करके और लेकर के चलना है। जो कि मग़रिबियत के एजुकेशन में क्या है कि नहीं, मटीरियलिज्म ज़्यादा इन्वॉल्व है, मादियत परस्ती सोच ज़्यादा है, तो वो मादियत परस्ती सोच बहुत बैलेंस नहीं है। और उसकी अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, बहुत लोगों ने कहा, और वेस्ट के बड़े बड़े स्कॉलर ने भी लिखा है कि वो जो सोच है कि सिर्फ हम मटेरियल प्लेजर के लिए काम करें, और इससे यही हमारा मकासद होना चाहिए, उसको लेकर के आज जिस तरह से मग़रिबियत मुल्क में क्राइसिस है, जो बहरान है, ख़ास तौर से अखलाकी बहरान है, वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने मटीरियलिज्म के आड़ में, अंधाधुन में जो जंगें हुई, जो अजीम जंगें हुई, जो वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस्लामिक अगर आप सिविलाइजेशन को देखेंगे, इस्लामिक तारीख को देखेंगे, तो इस्लाम में जो वार मटीरियलिज्म को नहीं हुआ,
इस्लाम में जो जंगें हुई वो एक वसूल के ऊपर जंग हुई है, लेकिन ये नहीं कि हम कब्जा करेंगे दूसरों को जाकर के, ये नहीं करेंगे कि हम गुलाम बनाएंगे दूसरों को जाकर के। ये नहीं था इस्लामिक आपको तारीख में कि हम दूसरों को जाकर के मतलब रिसोर्सेज को लूटेंगे। ये मगरिबियत तो उलमा लोग का ये मुझे लगता है कि समझदारी थी कि अगर वो सारी सोच आएंगे और हमारे पास ऑलरेडी सोच है, तो उलमा लोगों ने भी इस सोच को जामिया की सोच में कहीं ना कहीं उलमा लोगों को भी हाथ है। और ख़ास तौर से देवबंद के लोगों ने तो शाना बसाना हिंदुस्तान के जो कौमी तहरीक थी उसमें उन लोगों ने कुर्बानी भी दी, और उलमा ने जो शहादत दी वो किसी के ये नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। मौरिखीन हजरात में वो लिख चुका है कि 56,000 उलमा शहीद हुए 1857 से लेकर 1947 तक की जंग आज़ादी में जो है, तो ये जाना है। लेकिन आज अब अफसोस की बात है कि हमारे जो राइट विंग के लोग हैं और उनकी कुछ जिली तंजीमें हैं, वो बार बार हमको देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन अगर उनकी तारीख देखा जाए तो कोई उनके यहाँ उन्होंने देश के साथ बराबरी और देश की तामीर, मुल्क की तामीर के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन हमसे मांगते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया, कहीं ना कहीं मगरिबियत जो उलूम है, जो वेस्टर्न ओरिएंटल एजुकेशन है, जो डिवाइड एंड रूल पर टिका हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके वजह से जो इस्लाम को, क्योंकि वो लोगों ने ज़्यादातर जो मगरिबियत जो लोग थे वो इस्लाम को ज़्यादा टारगेट किए, और बर्नार्ड लुईस से लेकर के तमाम जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे किस तरह से इस्लाम को कहे कि इनके अंदर में मोरालिटी नहीं आ सकती है, जदीदियत ही नहीं ला सकते हैं, इनके अंदर में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये वक्त के हालात के साथ नहीं चल सकते हैं, ये दुनिया के ऊपर बर्डन है और इन लोगों को हम लोग रिफॉर्म करेंगे, दुनिया वालों को रिफॉर्म, हम लोग की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को हम मॉडर्निटी का पाठ पढ़ाएंगे, इनको जदीदियत का इनको सबक सिखाएंगे। इनके पास कोई तहजीब और कोई विरासत नहीं है। वो इस तरह से किताबों भी लिखे और बहुत लोगों ने इसको मान भी लिया भी है। बहुत सारे लोग हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स में भी वो चीज़ें आ जाती है, और ख़ास तौर से हमारे और भी स्कॉलर्स में। मैंने पिछले गुफ्तगू में कहा था कि हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल स्कॉलर हैं और हिंदुस्तान में राइट विंग स्कॉलर को तो छोड़ दीजिए, वो कम्युनल जो पर्सपेक्टिव लेते हैं मुसलमानों के बारे में उनको तो छोड़ दीजिए, जो इंडिया के बहुत सारे माननीय स्कॉलर हैं, खासतौर से लिबरल लेफ्ट स्कॉलर, उन्होंने भी इस्लामिक तारीख को जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दिया, जो ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया, उसी पर्सपेक्टिव को उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क बनाया मुसलमानों की तहजीब को, मुसलमानों की तारीख को और मुसलमानों की इसको स्टडी करने के लिए, जो कि आज वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनमें से भी बहुत लोग हैं कि जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर में भी, इस्लामिक तारीख के अंदर में भी बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छी ईजाद हुई है, बहुत मतलब ये रहा। वो डार्क एज जो मानते हैं, अब लोग जो मुताला हुए हैं उससे इन लोगों ने मतलब उसको माना है, कबूल किया है, और मगरिब के लोगों ने भी कबूल करना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा नहीं था। तो ये सारे पस मंजर में जामिया अमल में आती है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जामिया को नेशनलिस्ट तहरीक उन्वान जो आप लोगों ने रखा है कि जामिया एक तहरीक है या यूनिवर्सिटी है, और इनके जामिया के बानियान के क्या ख्यालात हैं इस सिलसिले में। तो देखिए, तहरीकें हर वक्त दुनिया में चलती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि जो यूनिवर्सिटी है वो, उसमें अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर में जो तहरीक बंद कर दें और यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम नॉलेज ये करें, सिर्फ तहरीरी बातें हों और तहरीक ख़त्म हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो मकसद है कि हम समाज के अंदर में, हम मुआशरे के अंदर में तब्दीली लाएं। मदारिस, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम इदारे का मकसद यही होता है कि हम ऐसे फ़र्द को तैयार करें जो समाज में जाए और समाज के अंदर में बुराई को दूर करे। और हिंदुस्तान सामाजिक पर्सपेक्टिव में, पस मंजर में देखेंगे तो आज यहाँ पे तहरीक की ज़रूरत है, मुसलमानों में भी ज़रूरत है और हिंदुस्तानी लेवल पे ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉलोनियल एजुकेशन था वो, उसको अभी भी डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ। अभी भी साइकोलॉजिकली, अभी भी नफ्सियाती तौर पे हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में और हमारे तलबा के अंदर में भी अभी भी वो चीज़ें गई नहीं है, और वो अभी भी मानते हैं कि जो मगरिबियत एजुकेशन है, नो डाउट मगरिब के अंदर में जो एजुकेशन तालीम है उसको जो रिजेक्ट करने वाले लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो उनके अंदर में बहुत मुनाफिकत, एकदम सिरे से खारिज कर दीजिए। नहीं, ऐसा जो हमारे उलमा हैं जो पढ़े लिखे, जिन्होंने काम किया इसके ऊपर, और जो दानिश्वर हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोच रखा है। उन्होंने ये कहा है कि 200 साल में
इस 200 साल में अंग्रेजों ने जब हुकूमत मुसलमानों से छीन ली तो उन्होंने 2-3 तरक्की की, टेक्नोलॉजी में उन्होंने आगे ये किया। जो भी आप हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मगरिब से ही आती है, कहीं ना कहीं यूरोप से ही हमारे पास आई हुई है, चाइना से भी आई हुई है, लेकिन यूरोप से भी आई हुई है। तो हम उस टेक्नोलॉजी को कह दे कि भाई कि एकदम उनका टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल ना करें, ये नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सोच देना चाहते हैं उसका इस्तेमाल के ऊपर हमें सोचना, क्योंकि जो फ़ोन है या कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी है, वो अगर उसके साथ आपके फिक्र नहीं, अगर अच्छा है, फिक्र सही नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी का आप मनफी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मुस्बत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। जो आप देख रहे हैं टीवी का इस्तेमाल या स्मार्टफोन का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल, ये जितनी भी आपको टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो है दोनों तरह से हो सकता है। तो वो हमें समझने की ज़रूरत है और हमें वो टेक्नोलॉजी को लेने की ज़रूरत है। आज भी लेने की ज़रूरत है, उस वक्त भी लेने की ज़रूरत थी। तो ये तो जामिया का ये रहा है। 1900 लेकिन आज़ादी के बाद 28 साल तक याद रखिएगा, तो 1920 से लेकर के 1947 तक जामिया की अगर तारीख पढ़ेंगे आप, और आज जामिया के तलबा तो नहीं कहेंगे, इंतज़ामिया और असातिज़ा लोग क्या कर रहे हैं, अगर दोनों को हम एक मुताला करेंगे कि उन लोगों ने कितना मेहनत किया। आपको मालूम है कि जो भी जामिया के वाइस चांसलर रहे हैं, जाकिर हुसैन से लेकर के अजमल खान से लेकर के जौहर साहब से लेकर के तमाम लोग, नाम नहीं गिनाते, बहुत लोग हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तमाम लोगों ने जो काम किया, जो कुर्बानी दी, अगर उनको काम की कुर्बानी को पढ़ेंगे और आज के जो इंतज़ामिया हैं और आज के जो कुछ हमारे जो टीचर हैं, आज के अगर टीचर की कुर्बानियों को देखेंगे तो बहुत आपको अफसोस आएगा। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत अफसोस आ रहा था, और मैं इस बात को बहुत दिनों से हर जगह उठाया हूँ, 2-3 जगह, कि जामिया के अंदर में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें पहले जो ये प्रोग्राम हो उसमें बताया जाए कि जामिया, क्योंकि जामिया की एक तारीख है। ऐसा नहीं कि अमेठी यूनिवर्सिटी की तरह जामिया का क़याम आ गया, ऐसा नहीं है कि आपका जो अभी जो उन्होंने बनाया है, आजम खान ने बनाया है कि भाई एजुकेशन करना है। जामिया एक तारीख से, एक इसका विरासत है, एक इसका फ़िक्र है, वो फ़िक्र से, एक तारीख से, विरासत से निकली हुई है, और उसने मुल्क की तामीर और तरक्की में एक सोच पैदा किया और एक काम किया, जो एक फ़िक्र है। तो आज उस फ़िक्र को क्या हम लेके चल रहे हैं, क्या आज उस फ़िक्र की ज़रूरत है कि नहीं, ये है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारी सारे सवालें ख़त्म हो गई? क्या उन लोगों ने जो जिद्दोजहद किया था, वो जिद्दोजहद आज के मुसलमानों को सारे मसाइल ख़त्म हो गए? क्या मुसलमानों की पसमानदगी ख़त्म हो गई? क्या मुसलमानों के अंदर में या मुल्क के अंदर में तालीमी पसमानदगी ख़त्म हो गई कि अब हम जो है, अब सिर्फ काम हो कि भाई हम एजुकेट करें और सिर्फ स्किल पैदा करें, हुनर वाले हम पैदा करें ताकि वो नौकरी कमा सके, अपनी ज़िंदगी गुजर बस कर सके? क्या वो सवालें ख़त्म हो गई? नहीं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि फ़िक्री जवाब आज भी मुसलमानों के पीछा कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में पिछले साल डिबेट हुआ था आलमी सतह पे कि भाई फ़िक्री जवाल के ऊपर, कि फ़िक्री जमूद और फ़िक्री जवाल जो मुसलमानों के अंदर में आया है, इसकी क्या वजूहात है। उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर लोग आए और अपने अपने मौक़िफ़ लोगों ने पेश किया, और ये बात रखी थी कि भाई कुछ लोगों ने मतलब वही कि जो प्रोफेटिक लाइफ है, जो हमारा जिस तरह से इस्लामिक जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो एक तरीके से हुआ था, जो 5th सेंचुरी में और 6th सेंचुरी में, वो जो इनकलाब आया था जिसमें मसावात की दर्स दी गई थी, जिसमें बराबरी की दर्स दी गई थी, जिसमें पीस की, अमन की दर्स दी गई थी, जिसमें एक दूसरे को लेकर के दर्स दी गई, जिसमें इंसानियत की दर्स दी गई थी, जिसमें सारे तरह के भेदभाव को ख़त्म करने की दर्स दी गई थी। वो सारे दर्स जो है क्या हमारे लिए काम के आज हैं कि नहीं है? जो तो ये समझने की ज़रूरत है कि उन लोगों ने स्टडी किया अलीगढ़ में, और ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो सारी वो चीज़ें आ गई है जो मगरिब हमें बनाना चाहता था। जिस तरह से कॉलोनियल एजुकेशन ने हमें एक डेवलप करना चाहता था, वही हमारे अंदर में आ गया है कि हम सिर्फ मादियत को ख्याल रखें थी। नो डाउट इंसान को पैसे चाहिए ज़िंदगी को चलाने के लिए, लेकिन याद रखिए कि एक तालीम याफ्ता लोग जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, एक तालीम याफ्ता लोग, हाँ बस मैं ख़त्म करता हूँ 10 मिनट के लिए। एक तालीम याफ्ता लोग जो इस्तेमाल करते हैं अपने सोच को, अपने दौलत को, अपने सरमाया को, एक जो जाहिल लोग हैं
या जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तालीम को आप सिर्फ नौकरी से मत जोड़िए। तालीम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कुरान में बार बार तालीम की तरफ रोशनी की तरफ दिया गया कि तालीम एक रोशनी के मानंद है, और कुरान में बार बार तालीम की तरफ जो है, और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी आया कि पढ़ो रब के नाम से। तो तालीम का बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को भी जामिया ने भी वो अलीगढ़ में डिस्कस किया गया, और जामिया के लोगों ने भी उसको ये किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आज़ादी के बाद आते हैं, तो जामिया के ऊपर अटैक, जो कॉलोनियल अटैक था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो इक़्तिसादी जो किल्लत थी वो नहीं मिला जामिया को। हाँ, सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। अब आपको नेहरू जी ने भी सपोर्ट दिया इस यूनिवर्सिटी को, गांधी जी पहले सपोर्ट दे ही थे उन्होंने, लेकिन पैसा जामिया को उस वक्त भी नहीं मिलता था। जो है आज़ादी के बाद भी जामिया को जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया 1956 में, तो उस वक्त भी जामिया को सरकारी इमदाद नहीं मिलते थे। तो जामिया के असातिज़ा इधर से चंदा लेकर के अपनी सैलरी 150 रुपया सैलरी फिक्स हुआ था पहले शुरू में, वो भी सैलरी नहीं इन लोगों को मिल पाती थी। और हालांकि ये सारे लोग जो जामिया के बनाने वाले लोग हैं, ये सारे लोग ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जर्मन से और मगरिब के तमाम मुल्क में बड़े बड़े ओहदा पे फायज थे और काम करते थे, वहाँ से रिटर्न हुए हैं। क्या आज आप सोच सकते हैं कि कोई भी हमारा सब लोगों का ये कि हमको यहाँ के अगर टीचर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी अगर मौका मिले तो वो तुरंत ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएंगे। हम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करें कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप याद कीजिए उनकी कुर्बानियों को, जो है कि भाई उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ करके, ऐसी को छोड़ करके आकर के कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मिल्लत ये बहुत जामिया के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिल्लत का मतलब एक इत्तेहाद का भी रहता है, हम आपस में मिल कर के लिए भी काम करेंगे, कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे, और एक इस्लामिक तौर तरीके से काम करेंगे। और इस्लामिक तौर तरीके हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे लोग इस्लामिक तौर तरीके का वर्ड से भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम को समझने के लिए इस्लामिक तौर तरीका का मेरा मतलब ये है कि वो तौर तरीका जो मसावात की दर्ज देती है, वो तौर तरीका जो आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए जाती है, वो तौर तरीका जो आपका इंसाफ के लिए ये हो जाता है, ये होता है, मतलब पे चलने के लिए ये कर तकवा की बात की जाती है। वो अलग बात है कि वो तौर तरीका हमारे अंदर में नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। बात के इसी तरफ से ख़त्म करेंगे कि ये हमें मानना पड़ेगा कि जो इस्लामिक जो तौर तरीका है, और ये इस्लामिक जो फ़लसफ़ा है, और इस्लामिक तारीख़ में जो लोगों ने अच्छे अच्छे काम किया, गज़ाली से लेकर के, इब्न सीना से लेकर के, रुस्द से लेकर के, और भी तमाम लोगों ने जो काम किया है, क्या वो अमल हमारे पास है आज? शायद नहीं है। तो हम ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम ने दुनिया को ये दिया, इस्लाम ने मतलब ये है। अरे भाई, ये भी सवाल करो कि अगर दुनिया वालों को पहुंचाना है तो हमें इस्लाम के वसूल से हम नहीं पहुंचा सकते हैं, हम दुनिया वालों को अमल से पहुंचा सकते हैं। तो अमल में लाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ अमल में इस्लाम अमल से फैला है, इस्लाम तशद्दुद और उसके बल पे नहीं फैला। जो अगर उसकी तारीख आप पढ़ेंगे तो अमल में क्या आज हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर अमल एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ। प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो सारी बुराइयां हमारी समाज में मौजूद है, जात और तबका की बुराइयां, फिरका बंदी की बुराइयां, आपस में नाइतफाकी बुराइयां, आपस में इंतसार की जो ये घटना है, और दूसरों जो कौम है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और जो नॉन मुस्लिम है, उनके साथ भी हमारी जो इंसानियत का जो पैगाम इस्लाम ने दिया है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी तरह से उसको निभाते हैं जो आज के दौर में। तो ये कहना कि इस्लाम, ये कह करके चुप हो जाना कि इस्लाम ने तो दिया है, अब बात मत कीजिए, जो है हमारे अंदर में सब कुछ ठीक है, नहीं। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर में गलती है और हम इस्लाम पे नहीं चल रहे हैं, और उस पर चलने की ज़रूरत है। और इस्लाम पे चलने की ज़रूरत है कि इस्लाम एक लिविंग रिलीजन है। लिविंग रिलीजन का मतलब जिंदा धर्म मजहब है। जिंदा धर्म मजहब का से मुराद मेरा ये है कि मैंने एक मजमून पढ़ रहा था कि जो आपका इज्तिहाद का जो कंसेप्ट है, हमारे मदरसा के लोग बहुत सारे बैठे हुए जानते होंगे, इज्मा का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट, वो दरवाज़ा इस्लाम में बराबर खुला हुआ है, लेकिन वो इज्मा, वो इज्तिहाद जो करना है, वो किस हालात में करना है, कब करना है, ये हम अकेले नहीं कर सकते, उस पर ऊपर गौर गोश करनी चाहिए। उसका भी एक बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है, और वो लोग करेंगे जो लोग अमल में और इल्म में और किरदार में और अखलाकियात में
सब में बेहतर हो, वही लोग करेंगे जो है, हम और आप जैसे नहीं ये करेंगे जो है। लेकिन ये इसके दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर इज्तिहाद की दरवाजा बंद करेंगे तो मौलाना नदवी साहब ने कहा है कि हम बहुत सारी चीज़ों से ना आसना हो जाएंगे, हम अपनी खुद तारीख से नासना हो जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल ने या और लोगों ने कहा कि इज्तिहाद की दरवाज़ा, रीजनिंग की दरवाज़ा या अकल की दरवाज़ा, कि हमें अब क्या करना चाहिए इस्लाम की रोशनी में, उसको खुला रखना चाहिए। लेकिन बाज़ उलमा सिर्फ हमको रिचुअल्स के ऊपर और उसके ऊपर ही तकरीर देते हैं, और सामाजिक ज़िंदगी में, मासी ज़िंदगी में, आपको सियासी ज़िंदगी में हमें कैसे जीना है, उस पर मुझे नहीं लगता कि खास रोशनी कोई डालता है। आखिर में बात मैं यही कहूँगा कि अब इस क्या करना चाहिए हम लोगों को जो है। हम लोगों को तो देखे हैं कि भाई कि इस यूनिवर्सिटी ने किस किस मरहले से गुजरी, और इस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से हालात, कौन कौन से मुश्किलात से गुजरे, और इसके तलबा भी, असातिज़ा भी, और क्या दिखाए। और आज खास तौर से जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आए, उसके बाद से 1990s के बाद से देखेंगे, और इसको समझने की ज़रूरत है कि जब हिंदुस्तान में राइट विंग फोर्सेस, जब तक कांग्रेस थी, जब तक नेहरू था, नेहरू की जो हुकूमत थी, तो एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी को लेकर के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी कि हमारे तहजीब और हमारे परंपरा और हमारे सकाफत को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जब 1990s के बाद जब एक हिंदू जो शिद्दत पसंदी के लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, जो बीएचपी के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनका मकासद यही है कि भाई इन तमाम जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको किस तरह से बदनाम किया जाए, और इनको किस तरह से ये बताया जाए कि ये जो मुल्क और तामीर के तरक्की में ये बाधा है। 2008 के बाद जो बटला हाउस इनकाउंटर जब हुआ, उसके बाद से जो डिस्कोर्स हुआ, और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी जो खास तौर से कम्युनल जहन रखते हैं, फिरकावारियत जहन रखते हैं, उन्होंने जो जामिया के बारे में राय रखी, आप अगर सुन लेंगे वाइस चांसलर गुजरात के कि जामिया सरकारी फंड से चल रही है और वहाँ पे टेररिस्ट पल रहे हैं। इवन कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, ये भी जामिया के बारे में जो बात उन्होंने कहा है, ये सब के सामने है। तो हमको ये बताना होगा दुनिया वालों को। लेकिन हम ये बात लास्ट में यही कहेंगे कि इसमें क्या हम यही गाते रहेंगे, इसी का मातम करते रहेंगे कि भाई आरएसएस हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, भाई हमें मुल्क के अंदर में हमारे साथ जो है तासुब रवैया ये की जा रही है, हमारे साथ मीडिया ये की जा रही है। ठीक है, वो अटैक है, और हमने भी देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, और हम लोग बाहर जब जाते हैं तो सुनते हैं जामिया के बारे में, अरे कहाँ से पढ़े हैं भाई, जामिया से पढ़े हुए, जामिया से पढ़े, अच्छा मदरसा है वो, तो अरे वहाँ तो ये वो चलता है, वहाँ तो मतलब ऐसे होता है, वहाँ के लड़के ऐसे होते हैं, तरह तरह के तकियनुसी ख्याल लोग ये कर देते हैं। लेकिन जामिया से वही जो पढ़ करके जाते हैं, उनको शायद अगर वो सही यहाँ से तरबियत हासिल करके जाते हैं, वो उस गलतफहमी से निकल जाते हैं। लेकिन हमें कैसे ये करना होगा, 2 मिनट के अंदर में मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे मुसलमान जो तलबा हैं, वो कहते हैं कि बहुत मुझे हम लोग को ख़राब लगता है जामिया को क्रिटिसाइज करता है। मुझे ये लगता है कि वो उसके असबाब को सोचना पड़ेगा कि खराब लगने से नहीं होगा, क्या हमारी अमल में प्रॉब्लम है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। कि यहाँ पे अगर कोई हिंदू भाई आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम आ रहे हैं, यहाँ पे कोई गैर बराबरी, और जामिया एक हिंदुस्तान की वाइज यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद भी, अक़लियत इदारे होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे है। इन टर्म्स ऑफ इंतजामिया के अंदर में भी जाएंगे, वहाँ भी डाइवर्सिटी पाएंगे, असातिज़ा में भी डाइवर्सिटी पाएंगे, तलबात में भी डाइवर्सिटी पाएंगे। आप जामिया इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर में आज भी 49% जो तलबात हैं वो गैर मुस्लिम हैं। मास कम्युनिकेशन में आज भी 40% से ज़्यादा तलबा और तलबात गैर मुस्लिम हैं। आज भी एजुकेशन फैकल्टी के अंदर में 30 से लेकर के 40% तक तलबा ये हैं, और असातिज़ा भी उसी तरह से हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का ऐसा नहीं मिलेगा। PHU आप अगर देख लेंगे, जो कि बहुत लोग उसका नाम करते हैं, कोई कहीं भी डाइवर्सिटी का वहाँ पे नामो निशान नहीं है। एक JNU को अगर छोड़ देता हूँ, तो मैं इस तरह से ये ख़त्म करना चाहता हूँ कि आखिर के इनसे यही हमारे जैद साहब से ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे। और ये बहुत ही कम समय में मुझे बुलाया गया, 2 दिन पहले ही, मैं भी
जो पुरानी चीज़ें थी भूल गई थी और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पाया जो आपके सामने नहीं रख पा टाइम के कमी की वजह से, लेकिन मैंने ये कोशिश किया कि मैं निचोड़ आपके सामने रख पाऊँ। अब क्या करना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो ये गुफ्तगू, देखिए कभी भी गुफ्तगू जो है ना किसी भी दौर में, अगर किसी भी तहजीब को, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी समझदारी है पढ़ने के बाद, कि किसी भी दौर में एक चीज़ को बंद नहीं करने की ज़रूरत है, वो है गुफ्तगू। और गुफ्तगू का मतलब ये नहीं कि मतलब कि सिर्फ हम अपने कैरियर के बारे में सोचें, ठीक है, अपने तरक्की के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें, कौम मिल्लत के बारे में सोचें, अपने तारीख़ के औराक को भी उलाटे, अपने आबाओजात के भी उलाटे, अपने अकाबरीन को भी उलाटे, अपने फ़लसफ़ा को भी देखें, अपने तारीख़ को भी देखें, क्योंकि वो फ़लसफ़ा और तारीख़ के ऊपर दूसरे लोग आपको अटैक कर रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं कि आपकी तारीख में कोई आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्कॉलर ने लिख दिया है कि मुसलमानों के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है, मुसलमानों के अंदर में बहुत ज़्यादा रिलीजियोसिटी है, मुसलमानों के अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा तौम परस्ती तो नहीं कर सकते, ऑर्थोडॉक्सी है, यहाँ रिफॉर्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल, इंटेलेक्चुअल और आप रेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और कुरान जो अरबिक जानता